हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी यूनिट पेपर 1 से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड शोध अभिवृत्ति। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारी अन्य वीडियोज अपलोड होती हैं, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न में चलिए हम। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इकाइयों के अध्ययन के निष्कर्षों को निर्देशन पद्धति में लागू किया जाता है समाज पर, समूह पर, समग्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? इकाइयों के अध्ययन के निष्कर्षों को निर्देशन पद्धति में लागू किया जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समग्र पर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ऐतिहासिक पद्धति में अभाव पाया जाता है रुचि का, तटस्थता का, घटनाओं का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऐतिहासिक पद्धति में अभाव पाया जाता है, किसका अभाव पाया जाता है? ये ठीक है, तटस्थता का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से क्या एक परिकल्पना के लिए आवश्यक नहीं है? यह तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, ये कल्पनीय होनी चाहिए, यह प्रकृति के ज्ञान का विरोधी हो, यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति दे। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? निम्न में से क्या एक प्रकल्पना के लिए आवश्यक नहीं है? यह आवश्यक नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यह कल्पनीय नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता है सूक्ष्म अध्ययन, समूल अध्ययन, जटिल अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता है। ये क्या विशेषता है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जब अनुसंधानकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता है तो वह अवलोकन कहलाता है। पूर्ण नियंत्रित, नियंत्रित, अर्ध नियंत्रित या अनियंत्रित? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। जब अनुसंधानकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता है तो वह अवलोकन क्या कहलाता है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण नियंत्रित कहलाता है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। अनुसंधान योजना की मुख्य विशेषता है लक्ष्यों का निर्धारण, नियमों का निर्धारण, समस्या का निर्धारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? अनुसंधान योजना की मुख्य विशेषता है, क्या विशेषताएं हैं? ये नियमों का निर्धारण है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नियमों का निर्धारण। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष अधिक ठीक होगा यदि चुना गया नमूना यादृच्छिक रूप से लिया गया है, कोटा द्वारा निर्धारित किया गया है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष अधिक ठीक होगा यदि चुना गया नमूना कैसा हो? जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्षेत्र नमूना, ग्रुप नमूना तकनीक का प्रयोग किया जाता है जब जनसंख्या बिखरी हुई हो तथा बड़े आकार का नमूना लेना हो। लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता हो, जनसंख्या विषम गुणीय हो, ए तथा बी दोनों। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ए तथा बी दोनों होंगे कि लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता हो, वो जनसंख्या बिखरी हुई हो तथा बड़े आकार का नमूना लेना हो। क्षेत्र नमूना इसे कहते हैं, ग्रुप नमूना तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न समूहों में विभाजित करता है और फिर प्रत्येक समूह के नमूने के आकार को निर्धारित करता है तो वह कहलाता है सत्रीकृत नमूना चयन, कोटा नमूना चयन, समूह नमूना चयन या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न
समूह में विभाजित करता है और फिर प्रत्येक समूह के नमूने के आकार को निर्धारित करता है तो वह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही बन जाएगा। ये कोटा नमूना चयन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। यादृच्छिक नमूना है कोटा नमूना चयन, साधारण यादृच्छिक नमूना चयन, उद्देश्यात्मक नमूना चयन, ए और सी दोनों। तो सही आंसर क्या होगा? यादृच्छिक नमूना कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सी आंसर रहेगा। ए और सी दोनों ही कोटा नमूना चयन है और उद्देश्यात्मक नमूना चयन दोनों ही होंगे हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा। विचार गोष्ठी के तहत किसी सत्र विशेष के अध्यक्ष का कार्य होता है? सत्र संचालन, वक्ता एवं श्रोतागण के मध्य विवाद की समाप्ति, अनुशासन, नियामक या प्रयुक्त में सभी। विचार गोष्ठी के तहत किसी सत्र विशेष के अध्यक्ष का कार्य होता है तो सही आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त में सभी होंगे। सत्र संचालन होना चाहिए, वक्ता एवं श्रोतागणों के मध्य विवाद की समाप्ति और अनुशासन, नियामक तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे। अनुसंधान की गुणवत्ता निर्भर करती है शोध प्रविधि में प्रशिक्षण पर, उपलब्ध सुविधाओं पर, उच्च तकनीक के उपयोग पर, अनुसंधानकर्ताओं के समर्पण। अनुसंधान की गुणवत्ता पर देखिए निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है अनुसंधान की गुणवत्ता? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अनुसंधानकर्ताओं के समर्पण पर। अगला प्रश्न हमारा, जब अनुसंधानकर्ता कुछ ही सीमा तक समूह के सदस्यों में भाग लेता है तो वह अवलोकन कहलाता है? असहभागी, अर्ध सहभागी, सहभागी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? जब अनुसंधानकर्ता कुछ ही सीमा तक समूह के सदस्यों में भाग लेता है तो वह अवलोकन कहलाता है, अर्ध सहभागी कहलाता ही है। देखिए आधा ही भाग लेता है ना कुछ समय तक ही, तो इसे अर्ध सहभागी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। यदि उत्तरदाता प्रसन्नचित्त हो तो उत्तर प्राप्ति में सफलता मिलती है, उत्तर की प्राप्ति संभव नहीं, अनुसंधानकर्ता प्रसन्न रहता है, अनुसंधान में बाधा पड़ती है। तो सही आंसर क्या होगा? यदि उत्तरदाता प्रसन्नचित्त हो तो उत्तर प्राप्ति में सफलता मिलती है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर रहेगा। प्रयोगात्मक अनुसंधानों में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम है ट्रीटमेंट विचलन, प्रयोगात्मक विचलन, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर क्या होगा? प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम है, ये क्या नाम है? उपरोक्त में सभी हो जाएगा हमारा। ट्रीटमेंट विचलन होगा, प्रयोगात्मक विचलन होगा, मैनिपुलेटेड वेरिएबल होगा और उपरोक्त में सभी। तो तीनों हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ऐतिहासिक अनुसंधान किस प्रक्रिया के आधार पर प्रयोगात्मक अध्ययन से भिन्न है? प्रकल्पना अंकन में, प्रकल्पना संरचना में या पुनरावृत्ति में या उपरोक्त में सभी। ऐतिहासिक अनुसंधान किस प्रक्रिया के आधार पर प्रयोगात्मक अध्ययन से भिन्न है? देखिए अलग जो भिन्न पूछा गया है तो उपरोक्त में सभी है ये हमारा। प्रकल्पना अंकन में, प्रकल्पना संरचना में, पुनरावृत्ति में, तीनों ही में होगा। अनुसंधान कार्य करते समय संबंधित अध्ययनों की पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा अनावश्यक पुनरावृत्ति या नकल प्रक्रिया से बचा जा सकता है। यह विभिन्न अध्ययनों के बीच दूरी व कमी को समझने में सहायता देती है। यह शोधकर्ता की गैर तार्किक निष्कर्ष न निकालने में सहायता करती है। उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? अनुसंधानकर्ता देखिए अनुसंधान कार्य करते समय संबंधित अध्ययनों की पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि किस लिए ये? उपरोक्त में सभी हमारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही हमारे होंगे सही। निम्न में से कौन एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? की विशेषता नहीं है पूछा गया है। वह एक विशेषज्ञ होता है न कि सामान्य ज्ञान वाला। वह खोज के प्रयास में परिश्रमी तथा एकाग्र होता है। वह अपने चुने गए क्षेत्र में अपनी निजी राय पर
विश्वास नहीं करता, बल्कि वह यथार्थ को स्वीकार कर लेता है, उसकी रुचि तथा योग्यताओं में एकरूपता होती है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? निम्न में से कौन एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? ये विशेषता नहीं पूछा गया है, तो उसकी रुचि तथा योग्यताओं में एकरूपता होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये शोधकर्ता की विशेषता नहीं है। नीचे कुछ गुणों की सूची दी गई है। अवलोकन की तीक्ष्णता, अनवरता, उद्योग, आस्था, तार्किकता। तो उपरोक्त गुणों में से कौन कौन से गुण क्रमबद्ध रूप में आत्मशोध वैज्ञानिक के लिए आवश्यक मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 5। अवलोकन की तीक्ष्णता, फिर अनवरता, फिर उद्योग, फिर हमारे तार्किकता। तो आस्था नहीं होगा। नीचे कुछ गुणों की सूची दी गई है। ये गुण है एक उपरोक्त क्रमबद्ध रूप से आत्मशोध वैज्ञानिक के लिए आवश्यक मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1, 2, 3, 5। अवलोकन की तीक्ष्णता, फिर अनवरता, फिर उद्योग, फिर तार्किकता। चारों ही हमारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को वर्गीकृत किया जा सकता है दार्शनिक अनुसंधान के अंतर्गत, प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को वर्गीकृत किया जा सकता है किसके अतिरिक्त? ये वर्गीकृत किया जा सकता है ये ब्लैक बोर्ड योजना को। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे पहली से लेकर 5वीं तक की योजना माना जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अनुदैर्घ्य उपागम का संबंध है किससे? अनुदैर्घ्य उपागम का संबंध दीर्घकालिक अनुसंधान से, अनुप्रस्थ अनुसंधान से, क्षैतिज अनुसंधान से, या उपरोक्त में से किसी से नहीं। अनुदैर्घ्य उपागम का संबंध है किससे है? दीर्घकालिक अनुसंधान से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्ले स्टोर में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।